नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम जान रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें वीर गाथा काल प्रकरण 3 चल रहा था, देश भाषा काव्य। पिछले वीडियो में हमने बीसलदेव रासो और खुमान रासो के बारे में जाना। अब हम जानते हैं चंद्रप्रदायी और उनका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदायी का समय 1225 से 1249 इन्होंने दिया है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। जयचंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब की थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनका महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों एक ही दिन संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृश्य काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ही मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे। जहाँ जो बातें होती वे सब सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय यानी सर्ग या अध्याय कह सकते हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ। मुख्य छंद कवित्त, छप्पय। कवित्त को छप्पय जो था ना, उसको कवित्त कहा गया था। दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया। वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहां गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथों रासो की पुस्तक देकर उसके पूर्ण करने का संकेत किया। जलहन के हाथों में रासो को सौंपे जाने और उसके पूर्ण किए जाने का उल्लेख रासो में है। पुस्तक जल्लन हत द चली गज्जन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरी जमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंदन उदरित तिमि। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति और चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। मित्रों, यहाँ ध्यान देने की बात है, आपसे इतिहास में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई या क्षत्रियों की या राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। आप अगर ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ ये बातें आपको जानने को मिलेगी। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर यानी तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और स्वयं संयोग से जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और यज्ञ के साथ अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए, पृथ्वीराज नहीं आए, पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाला लेकर रंगभूमि में आई, तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल कर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंत
ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधार विवाह किया और अंत में उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना में से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज सकुशल दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास के में उनका समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत हास तो जयचंद तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया, बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़ कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल पीछे कवि जयचंद भी गजनी पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की सुंदरी पर आसक्त था, जो दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रास्ते में भरी पड़ी है, रासों में भरी पड़ी है। देखिए, इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की वीरता और पृथ्वीराज के बारे में वर्णन करना लेखक का उद्देश्य नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना उद्देश्य है कि पृथ्वीराज रासों में मूल चीज़ क्या है। अगर उसे हम प्रमाणित माने तो प्रमाणित कैसे मान सकते हैं, अगर अप्रमाणित माने तो कैसे माने, क्योंकि ये मत बड़ा मिथक बना हुआ है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य था। मान लें, लेकिन ये इतिहास ग्रंथ था, ये नहीं मान सकते। इसलिए इतिहास ग्रंथ भी कुछ लोग मानते हैं। आज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपको अगर विश्वविद्यालय की परीक्षा देनी हो तो पृथ्वीराज रासो की मान्यता है, पृथ्वीराज रासो को, चंद को, इनको सबको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर परीक्षा में आता है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। ये अगर शुक्ल जी की बात हम माने तो देखिए, ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वान पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज सामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है। ये सही बात हो सकती है कि पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई के अलावा कोई और भी लिख सकता है। हो सकता है वो सामंत नहीं हो, कोई और अन्य व्यक्ति ने कल्पना करके लिख दिया हो। पीछे भी लिखा जा सकता है। 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है, ये भी बात है, जाली ग्रंथ ठहराया है। प्रोफेसर बुलर ने कहा, ये जाली ग्रंथ है ना। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट हो जाता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ कौन, राय बहादुर पंडित गौरीशंकर कहा इन्होंने, गौरीचंद भी है इनका नाम, गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं और संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पनाएं मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा में काश्मीरी कवि जयनायक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा, जो पूरा नहीं मिलता। उसमें दिए गए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी लिखा है, जिसका समर्थन हाँसी के शिलालेख में भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर महाकाव्य के आदि के कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना तथा पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज समकालीन होना, उनके पक्ष में लड़ना, संयुक्ता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू के यज्ञ में चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा शिलालेख की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इसमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है ना। देखिए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद जी कहते हैं, चंद्रबरदाई कहते हैं कि जो राजपूत थे वो अग्निकुल से उत्पन्न हुए। 4 राजा के कुल हुए थे, चालुक्य, चौहान, परमार
है ना। जो ये कहते हैं कि ये असंगत है और प्रमाण आपके सामने अभी शुक्ल जी ने बताया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एक लाइन आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासों में से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। ये इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है कि अंदर से अंदर से अंदर से प्रश्न दे देते हैं, कोई पता नहीं चल पाएगा आपको, है ना। अब देखिए, चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल 1115 ईस्वी, दिल्ली कूच जाना 1122 ईस्वी, कन्नौज जाना 1151 ईस्वी और शाहबुद्दीन के साथ युद्ध होना 1158 लिखा। पर शिलालेख और दानपत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब दानपात्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमार्थिदेव महोबा के राजा परमार, ना परमार रासु भी तो है, नाम आए इस प्रकार मिलते हैं। पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 ईस्वी और 1244 में बीच में है, जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में है, परमार्थिदेव के 6 जिनमें संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमार्थिदेव के बीच के युद्ध का वर्णन है, जिसमें आला और उदल की लड़ाई का भी वर्णन आपको मिलेगा, है ना। तो ये नाम है इतने सारे, ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, इसको ठहराने की कोशिश की गई है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या पृथ्वीराज रासों में है वो भी बताया गया है। थोड़ा पृथ्वीराज रासों को ज़्यादा ही बता दिया इन्होंने। उस समय के थोड़ा मिथक ज़्यादा चलते थे पृथ्वीराज के। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसका सम्यक पुष्टि उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों में भी हो जाती है। फारसी इतिहासकारों के अनुसार शाहबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रम संवत 1248 ईस्वी संवत 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के समर्थन में अनेक बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 91 वर्ष का अंतर एक नियम में पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिखते हुए उन्होंने रासों के एक दोहे को पकड़ा। 11 से पंचदह विक्रम साक अनंग, तीरी पूजे पूर्ण को भय पृथ्वीराज न्यंद्रिंद। देखिए, ये कह रहे हैं वो विष्णुलाल मोहनलाल पांड्या ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने संवत दिया है ये किसी क्रम में है, सीरियल में है। हो सकता है कोई और संवत हो जो अपने संवतों से 90 वर्ष या 91 वर्ष के आसपास पीछे आगे रहा हो। तो वो ये कह रहे हैं, कहने का अर्थ है कि विष्णुलाल मोहनलाल पांड्या जो है ये समर्थन में है, पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानने के समर्थन में है। देखिए, यहाँ प्रमाणिक है, प्रमाणिक अर्थ प्रमाणिक मानने का जो मत है वो आप यहाँ से एक घनिष्ठ कर सकते हैं। विक्रम शाक अनंग का अर्थ है शून्य और नंद 9, अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व राजपूत भाटी ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं में किस प्रकार का समाधान नहीं होता है, किसी प्रकार का समाधान नहीं हो। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर भी यह विचारणीय है कि जिस प्रकार किसी ने मर्च प्रचलित विक्रम संवत में 91 वर्ष निकाल कर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया अथवा धोखे या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहे उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है, 11 से पंचदह विक्रम जिस धर्मसुत प्रियसक साक पृथ्वीराज सो लशो विप्र गुण गुप्त। इससे भी 9 के गुप्त रखने का अर्थ निकला गया है, पर कितने में से 9 कम करने पे यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा गया। कितने में से मतलब 100 में से कह सकते हैं ये लोग हैं। दूसरी बात यह है कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत की ही नहीं, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी है इनके
लिए क्या कहा जा सकता है? मानो रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है। माना कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन की कोई उलटफेर नहीं किया जा सकता। जयनायक का पृथ्वीराज विजय। ये कह रहे हैं कि अगर ये सिर्फ काव्य ग्रंथ है तो भी घटनाओं का उलटफेर जल्दी से नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप खून का टीका उपन्यास पढ़ेंगे, ठीक है। खून का टीका उपन्यास को कल्पित माना गया है, कल्पना में लिखा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने वंश परंपरा लिखी है वो इतिहास से संगत रखती है। इतिहास में उन्होंने क्लियर कहा है कि ये इतिहास से ली है मैंने, और उन्होंने जो संवत लिखे हैं, सन लिखे हैं, वो सब इतिहास से लिए गए हैं। जो इसमें आपको ये महाराणा प्रताप और उनके वंश से पहले के जो शासक थे उनको सबको बताया गया है। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये बात आप एकदम अंडरलाइन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ये जो मत है ये पूरा मत दिखाता है रामचंद्र शुक्ल जी का। इसी आधार पर लोग कहते हैं कि रासो को एकदम फर्जी और जाली ग्रंथ बताया गया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना। ये इसी लाइन के आधार पर कहते हैं लोग। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी सामयिक कवि का रचा हो और इसमें कुछ थोड़े से अंश भी पीछे से मिले हों तो कुछ घटनाएं और संबंध तो ठीक होते। रहा प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद का नाम कोई और कवि या नहीं था या नहीं, पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयनायक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिखा है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। एक मिनट देखिए, जैसा कि यहाँ कहा है आपके शुक्ल जी ने, पृथ्वी भट्ट बहुत सारी जगह पर जयचंद को आपके चंद्रप्रदायी को बहुत सारी जगह पर चंद्रप्रदायी को भी पृथ्वी भट्ट कहा गया है। पृथ्वी भट्ट इनका नाम माना गया है ना। ये भट्ट थे, चारण थे, ये तो सब माने। पृथ्वी भट्ट इनका नाम भी है। कोई कहते हैं कि इनका नाम भी एक था, इनका जन्म भी एक था, इनका मृत्यु भी एक था, रहने की जगह भी एक ही थी। बहुत सारी जगह पर तो दासी पुत्र कहे गए हैं ये आपके चंद्रप्रदायी। देखिए श्लोक है, तनैश्चंद्रराजस्य चंद्रराज इवाभवत् संग्रह्य सूत्रवर्तानां सुवृत्तानिव व्याघात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत किया गया, राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रप्रदायी नाम का कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयनायक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ कोई चंद नाम का कोई कवि भट्ट कवि रहा होगा, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सी कल्पनाएं भ्रमवत तैयार होता गया, उन सब को लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। ये जो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये दर्शाता है श्रीमान हीराचंद गौरीचंद ओझा का मत और रामचंद्र शुक्ल का मत। क्लियर इन्होंने कह दिया है कि हो सकता है कोई चंद्रक या चंद नाम का कवि जो क्षेमेंद्र जी ने माना है वो हो, या फिर वो जो आपके पृथ्वीराज विजय के रचनाकार है उनके लौटने से पहले ही आ गया हो, या फिर पीछे के उनके गोविंदराज जी उनके पुत्र या उनके भाई बंधु किसी के भी यहाँ कोई चंद नाम का कवि रहा हो और उसने
कल्पना करके रच दिया हो, या वो मर गया हो कुछ लिख करके, उसके बाद में कुछ लोगों ने उसको कल्पित मान करके लिख दिया। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है आपके यहाँ, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, मान लो कि कोई हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी साहब के बारे में 100-200 साल बाद में लिखेगा, तो वो या तो उनके आसपास खुद को दर्शाएगा, या फिर उनके आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा उनके नज़दीक हो, वो ज़्यादा नज़दीक बता करके उसको कल्पना में दर्शाएगा। बहुत जगह पे ऐसा होता भी है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्तों यानी छप्पे, कवित्त जो है वो इसमें लिखे हुए वो छप्पे छंद है ना, कि भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरी भरमार है कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक ढांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये ग्रंथ एकदम जाली फर्जी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने मिलावट करी है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की। उनका विवरण बंगाल की एसएससी सोसाइटी में छपा। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा और कहा गया कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ है। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी कवि और पीछे पृथ्वीराज का मंत्री सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वह बहुत थोड़ी सी भूमि चंद को दी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नाथूराम भाट शास्त्री जी से भेंट हुई और उसमें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है ना। देखिए वंश वृक्ष, चंद्रप्रदाय के गुणचंद हुए, फिर जल्लान, गुणचंद और जल्लान 2 थे। जलचंद के सीताचंद, सीताचंद के वीरचंद, वीरचंद के हरिचंद, हरिचंद के रामचंद्र हुए, और रामचंद्र के फिर 5-6 हुए। विष्णुदत्त, उद्धरचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद और सूरदास, जो अंधभक्त सूरदास थे ना, आपके कृष्ण भक्त सूरदास वो, और बुद्धचंद के खेमचंद और गोविंदचंद हुए। गोविंदचंद के जयचंद हुए, जयचंद के फिर ठीक है आगे देखिए, गोविंदचंद और खेमचंद 2 हुए। गोविंदचंद के जयचंद, जयचंद के मदनचंद, शिवचंद, बलदेव चंद, इन्होंने चंद लगाना शुरू कर दिया। और फिर मदन चंद के क्या 2 हुए, चौथी चंद बेनीचंद, बेनीचंद के 3 हुए। गोकुलचंद, वसुचंद, लेखचंद, गोकुलचंद के हुए, वसुचंद, इनके मतलब वंश परंपरा में है 1-2 जने का वंश खत्म समाप्त होता जा रहा है। कर्णचंद हुए, तो गुणचंद, गुणंगचंद हुए कर्णचंद के, उससे पहले मोहनचंद जो थे उनके 2 हुए, जगन्नाथ, रामेश्वर, गंगाधर। अब आगे देखिए, जो आपका गंगाधर है उससे हुए भवानी सिंह, केसरी, कर्म सिंह, कर्म सिंह से मथुरा सिंह, मथुरा सिंह से वाघ गोविंद, वाघ गोविंद से मान सिंह, मान सिंह से विजय सिंह, विजय सिंह से आनंद राय जी, फिर आनंद राय जी के 5 हुए, ओशो जी, गुमान जी, कर्णिदान, जयथमल, वीरचंद, फिर कर्णिदान से घमंडी राम जी और बुद्धराम हुए। घमंडी राम के हुए बुद्धचंद जी, नाथूराम जी। ओके, ये नाथूराम जी की वंश परंपरा इतनी लंबी चौड़ी। नाथूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से
एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कोई पता नहीं, तीसरे के वंशज अम्भोर में जा बसे, चौथे का वंश नागौर में चला गया। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, एक जल्लह गुण बावरो गुण समुद्र ससभान। पृथ्वीराज रासो में कविचंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। सूरदास की, देखिए मोस्ट बात है, सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया जिसमें सूर की वंशावली दी गई है, वह यह पद है। प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते भेट प्रकट अबुद्ध रूप, ब्रह्मराव विचारी ब्रह्म राखू नाम अपनूप, पान पैदे विदियो शिव आदि सूर सुख पाए, कयो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय, पारी पायन सुरन के सुर सहित असुति कीनी, तासु वंश प्रशंस में शोभो चंद चारु नवीन। इसके हिसाब से क्या क्या है देखिए आगे शुक्ल जी क्या कह रहे हैं। ओके, और भी पद हैं। भूप पृथ्वीराज दीनो तीन है ज्वाला देश, तनय ताको 4 कीनो प्रथम आप नरेश, दूजे गुणचंद ता सुत शीलचंद स्वरूप, वीरचंद प्रताप पूर्ण भयो अद्भुत रूप, रणथंबोर हमीर भूपति संगत खेल जाए, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्यात, आगरे रही गोचल में रहो तासु तो वीर, पुत्र जन्मे 7 ताके महाभट्ट गंभीर, जयचंद उदारचंद जू रूपचंद सुभाई, बुद्धिचंद प्रकाश चौथ चंद भे सुखदाई, देवचंद प्रबोध श्रुत चंद्र ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरचंद मंद निकाम। दोनों की वंशावली मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नाथुराम ने जिनको जल्लचंद की वंश परंपरा में बताया, उक्त पद में गुणचंद की परंपरा में कहा है, बाकी नाम प्राय मिलते हैं। मतलब इस बात में तो कुछ साम्यता है, कुछ बात सत्य है। नाथुराम का कहना है कि चंद के 3-4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा, उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे, ये मेन बात है, ध्यान रखिए। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण कर लिया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था उसमें इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचनाएं की गई। नाथुराम का कहना है असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महोमापाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री को दी थी वह ऊटपटांग और रद्दी है। लो जी साहब किया कराया ख़राब कर दिया। अभी कह रहे थे नाथुराम जी जो बता रहे वो सत्य है, अभी कह रहे हैं नाथुराम जी की जो बात है वो जो ग्रंथ है वो जाली है, एकदम कतई रद्दी है। अब अगर इस वंश परंपरा को समझें तो नाथुराम जी की बात तो कहीं सत्य नहीं होगी, उन्होंने जो लिखा वो तो फर्जी बता दिया इन्होंने। कोई बात नहीं है, पृथ्वीराज रासो में दिमाग खपाने से कोई मतलब नहीं है, बस तथ्य आप ध्यान रखिए। पृथ्वीराज रासो के समय के कुछ नमूने दिए गए हैं। पद्मावती समय के हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तहीं दुर्ग दिल्ली सुदेश, संभ्रिनेश चौहान थान पृथ्वीराज तहाँ राजत भान, संभर नरेश सोमेश पूत देवदत्त रूप अवतार दत्त, जी पर करी सहाय सभाय नीली तिहु बेर करी पान पीहन, सिंघनी शुद्धि गुनी चढ़ी जंजीर, चुक्कई न सबद बेहतर तीर, मानहु कला सस भान कला 1600, बिन्य बाल बेस शशि ता समीर, अमृत रस पिन्ने विगसी कमल सिग्न, भमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय, हीर कीर अरु बिंब मोती नकसिक अहिट घुट्टिय, कुट्टिल केस सदेश पोह परिचय पिक पसद, कमल गंध व हसिचंद चलित मंद मंद। ये एक परीक्षा में आया था, जहाँ तक मुझे याद है शायद यूजीसी नेट में आया था कि
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये पद जो है कौन से ग्रंथ से लिया गया है ना। आगे देखिए, बस अब यहाँ पृथ्वीराज रासो की कहानी समाप्त है। अब देख लीजिए। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नव नस स्वाति बूंद जस समर भवरी बुल्लही स्वाव मकरंद वास रस प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखि कग्गर दिनो लगन बरस रचि सरब दिन द्वार शशि लेनो 11 अरु 30 साव संवत परमान जो पितृकुल शुद्ध बरन बरी रखौ प्राण है दिगंत दिट्ठ उच्चरी वर एक स्कलक विलंग न करई अलगार रसिन दिन पंचमही जो रुक्मिनी कनर बरिन संग शशिलीय सहस बाल रुक्मिनी जय मलच्चर पराल पुरनी गरु शंकर मथाय दीक्षिणई अरि अंग करी लई पाए फ्री देसी देसी पृथ्वीराज हंस बुद्धि मुद्द छर पट्ट लाज बज्जई। आगे देखिए, बज्जई घोर निशात रान चौहान चाहियो दिश सकल सूर सामंत समेरी बल जंत्र मंत्र तिस उट्टी राज पृथ्वीराज भाग मानो लघवीर नट करत तेग मन बेग लगत मानो बिजु झट घट थकी रहे सूर कौतिक गगन रंगन मगन भई सोर धर हृदय अरिषि वीर जग्गो हुलसी हु रेव रंग न रव रत वर। देखिए, ये जो क्रम लिखे हुए हैं 36 37, इनको बाद में यहाँ पर इन्होंने बाद में प्रसंग के रूप में दिया भी हुआ है, लेकिन इनसे कोई शब्दार्थ से बात खास है नहीं है हमारी। जब हम इसमें बस इतना जानेंगे कि जो महत्वपूर्ण शब्द है वो देखिए। ये संदर्भ आपके दिए हुए हैं, इसमें कोई खास मैच आप कर नहीं पाएंगे। जब पुस्तक पढ़ेंगे तो यहाँ से उठा के यहीं पढ़ेंगे आप। फिलहाल के लिए हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में जाना। अब भट्ट, केदार या मधुकर कवि, 2 कवि जो है वो है जगनीक है, श्रीधर है। तो इस वीडियो में ये पूरे हो नहीं पाएंगे, छोटा सा एक वीडियो और आपके लिए लाया जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।